हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन औरतों को अपने रास्ते में देखकर अनिका ने आगे बढ़ते हुए कदम रोक लिए। घूंघट के पीछे छुपी औरतों का चेहरा अनिका को नज़र नहीं आ रहा था, मगर वे समझ चुकी थी उन सारी औरतों में एक खास औरत थी जो बाकी सारी औरतों से काफ़ी अलग नज़र आ रही थी। भले ही उस औरत का चेहरा भी घूंघट के पीछे छुपा था, मगर उस औरत की चाल ढाल, खड़े रहने का तरीका देखकर अनिका समझ गई थी कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो अंधेरे कमरे में अनिका के साथ बातें कर रही थी। वह औरत बाकी सारी औरतों के मुकाबले कुछ कदम आगे खड़ी थी। उन औरतों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि घूंघट के पीछे से भी अनिका को साफ साफ देख सकती थी। कुछ देर बाद घूंघट के पीछे से एक आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। ठीक पहचाना तुमने, मैं ही हूँ, इस पूरी साम्राज्य की रानी। प्यार से मेरी सारी सहेलियाँ मुझे कह कर पुकारती हैं। ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। इस हवेली को देखकर तुम्हें काफ़ी आश्चर्य हो रहा होगा। यहाँ इतनी सारी औरतें इस तरह से काम कर रही हैं। यह सारी बातें तुम्हें काफ़ी हैरान कर रही होंगी, मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि हम लोग यहाँ पर काम कर रही हैं जिस काम में हमें सुकून मिलता है। हमने सिर्फ हमारी प्रगति चाहती हैं, बल्कि पूरी दुनिया की प्रगति चाहती है। हम इस पूरी दुनिया को एक दिन जीने लायक एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम कर रही हैं। मैं तो चाहूँगी कि तुम भी हमारी टीम में हमारे साथ जुड़ जाओ, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम भी अपनी माँ की तरह काफ़ी जिद्दी और अड़ियल हो। इतनी आसानी से मेरा ऑफर नहीं स्वीकार होगी। अब जैसे कि मैंने तुम्हें वक्त दिया था, वैसे तुम सोच समझ कर अपना हर कदम उठाना। मैंने तुम्हारे अमर होने की जड़ी बूटी मांगी थी, जिसके बदले में तुम्हें आज़ादी देने ही वाली थी, मगर तुमने खुद आज़ाद होने की कोशिश करके हम सबके दिलों में तुम्हारे लिए जो भरोसा था उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यहाँ से भागने की कोशिश करना बिल्कुल फिजूल है। इसे कोई मामूली जेल की चारदीवारी मत समझना, जिसे आजकल के बच्चे भी बड़े ही आराम से कूद कर पार कर जाते हैं। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सीधे सीधे गाँव के लिबास में दिखने वाली औरतें फाइट में भी काफ़ी खतरनाक थी। उनके पास वह कला मौजूद थी जो सालों पहले पूरी दुनिया से लुप्त हो चुकी थी। उंगलियों को फेर कर नसों के अटकाने की कला। प्राचीन काल में जब मॉडर्न हथियारों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब प्रदेश के सैनिक अपने राज्य को बचाने के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल किया करते थे। जब आधुनिक हथियारों का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब इंसान अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर ही अपने राज्य की रक्षा करते थे। उस जमाने में दक्षिण भारत में यह कला प्रचलित हुआ करती थी। अनिका आयुर्वेदिक और प्राचीन दवाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। अनिका ने इस कला के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ रखा था। वह जानती थी कि भले ही अनिका शारीरिक ताकत और अपनी मॉडर्न फाइटिंग टेक्निक के जरिए उनसे साथ मुकाबला कर भी सकती है और वहाँ से बचकर निकल भी सकती है, मगर अनिका यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि उन औरतों के पास जो कला थी उसके जरिए वे बड़ी ही आसानी से अनिका को मुकाबले में हरा सकती थी, क्योंकि वह जो डिफेंस और अटैक की कला जानती थी उसमें शारीरिक जोर से ज़्यादा टेक्निक की जरूरत होती थी, और अनिका ने पहले ही उन औरतों की टेक्निक का सामना कर लिया था। अनिका जानती थी कि उनके साथ मुकाबला करना आसान नहीं होने वाला था, मगर अब मुकाबला करना जरूरी था। अगर अनिका उन औरतों के चंगुल से बचकर बाहर जाना चाहती थी, तो अनिका को यह मुकाबला करके उन औरतों को हराना जरूरी हो गया था। घूंघट के पीछे छिपी उन औरतों की लीडर दमयंती देवी ने अपने साथियों को अनिका को रोकने का इशारा किया। अपनी माँ साहब का इशारा देखते ही उन सारी की सारी औरतें धीमे धीमे कदम से अनिका की ओर आगे बढ़ने लगी। दमयंती देवी ने अपनी आवाज़ ऊंची करके अनिका से कहा, मेरी मानो तो चुपचाप वापस उस कमरे में चली जाओ, या फिर हमें बता दो कि वहाँ जड़ी बूटी तुमने कहाँ छुपाई है। हमें एक बार उस जड़ी बूटी मिल जाएगी, उसके बाद हम खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। तब तक तुम यहाँ बड़े ही आराम से हमारी मेहमान बनकर रह सकती हो। वह औरतें धीरे धीरे अनिका की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी थी। अनिका ने भी तय कर लिया था कि वह उन औरतों के साथ लड़ेगी। जैसे ही वह औरतें अनिका के कुछ कदमों की दूरी पर आई, अनिका ने एक ऊंची छलांग लगाकर उन औरतों की लीडर दमयंती देवी को अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया। अपनी लीडर को अनिका की गिरफ्त में देखकर उन औरतों में से एक औरत ने अनिका से कहा, देखो, अगर माँ साहब को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दो उन्हें। अनिका ने काफ़ी देर जोर से दमयंती के गले को पकड़ा हुआ था। अनिका एक बार देखना चाहती थी कि जिस औरत ने अनिका को इतने समय तक बंदी बना के रखा था और जो औरत आकाश के खून से के पीछे की साजिश की मास्टरमाइंड थी, वह औरत कौन थी और उसका असली चेहरा क्या था। अनिका ने अपनी गिरफ्त और भी ज़्यादा मजबूत करते हुए दमयंती देवी से कहा, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने की चाहत ने तुम्हें इंसान ही नहीं रहने दिया। अगर तुम्हें V16 पावर ड्रग ही चाहिए थी तो मुझे मुकाबला करती। आकाश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसका इन सब से कोई वास्ता नहीं था। उसे तो पता भी नहीं था कि पावर ड्रग क्या चीज़ है। फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही दमयंती देवी ने तेज सांस लेते हुए अनिका से कहा, पागल मत बनो, मैंने आकाश को नहीं मरवाया। हमारी प्लानिंग थी कि आकाश को किडनैप करके तुमसे V16 पावर ड्रग का पता लगाया जाए, मगर इससे पहले कि हम उसे किडनैप कर पाते, किसी और ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी मौत के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है।
अगर अपने भाई की मौत के पीछे किसका हाथ है ये जानना चाहती हो तो अपने घर पर छानबीन रखो। अनिका उस औरत की बात सुनकर दंग रह गई। अनिका ने दमयंती देवी के चेहरे पर लगा घूंघट पकड़कर जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, दमयंती देवी की साथियों ने अनिका की कलाई पकड़ ली और एक ही झटके से उसे जोर से मोड़ लिया। अनिका कुछ सोच पाती या समझ पाती उससे पहले अनिका को एहसास हुआ कि अनिका का एक हाथ पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। अनिका जानती थी कि वह उन औरतों से मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह औरतें इंसानी नसों को अच्छी तरह से जानती थी और किस नस पर वार करने से शरीर का कौन सा हिस्सा नाकाम हो सकता है, यह बात भी वे अच्छी तरह से जानती थी। अनिका के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी था कि किसी तरह से उन औरतों के चंगुल से वो भाग निकले। अपने एक हाथ की मदद से अनिका लगातार उन औरतों पर के हमले को रोकती रही। अनिका को एहसास हो चुका था कि अपनी ताकतवर उंगलियों के जरिए वह औरतें अनिका की गर्दन पर वार करके अनिका को फिर से बेहोश करना चाहती थी, मगर अनिका एक के बाद एक उनके वार को रोकती हुई अनिका यह भी जानती थी कि वह हाथ की मदद से वह देर तक नहीं उन औरतों से सामना कर सकती है। अनिका धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगी। तभी अनिका को हवेली के टेरेस से जुड़ा एक कॉरिडोर नजर आया। इससे पहले कि वह औरतें उस पर हमला और तेज करती, अनिका ने उस कॉरिडोर की ओर दौड़ लगाई और सीधे टेरेस की ओर चली गई। टेरेस पर पहुंचते ही अनिका ने एक पुराना सा लकड़ी का दरवाजा बंद करके उसे कड़ी लगा दी। अनिका जैसे ही टेरेस की रेलिंग तक पहुंची, कुछ औरतों ने जोर से उस दरवाजे को धकेल कर उसे तोड़ गिराया। अनिका के पास कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं था। जैसे ही वह औरतें अपने कदम अनिका की ओर बढ़ाने लगी, अनिका ने बिना सोचे समझे हवेली के टेरेस से छलांग लगा दी। औरतें अनिका की हरकत को देखकर हैरान रह गई। उन औरतों ने आवाज लगाकर हवेली के नीचे मौजूद अपनी साथियों को अलर्ट कर दिया। अनिका ने जब छलांग लगाई थी तब उसने पहले से ही देख रखा था कि नीचे एक बड़ी सी बोरी रखी हुई थी। शायद उस बोरी के अंदर जानवरों को चारा खिलाने के लिए कुछ भूसा भरा हुआ था। अनिका टेरेस से छलांग लगाकर सीधे उस बोरी पर जा गिरी। अपना बैलेंस संभाल कर अनिका ने पीछे बिना मुड़े रेगिस्तान की ओर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। अनिका के पीछे पीछे कई सारी औरतें जिन्होंने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, वह भी तेजी से अनिका का पीछा करने लगी। दोपहर होने वाली थी। कुछ ही कदमों के बाद अनिका का एक पैर रेगिस्तान की रेत पर पड़ा। सूरज की तपती रोशनी ने रेगिस्तान की रेत को इतना गर्म कर दिया था। जैसे ही अनिका का पांव रेगिस्तान की रेत से टकराया, अनिका लड़खड़ा कर गिर पड़ी। औरतें भी तेजी से अनिका का पीछा करके अनिका के पास आ रही थी। अनिका के पास इस वक्त अपने जख्मों को देखने तक का वक्त नहीं था। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए अनिका ने तपती हुई रेत में से अपने नंगे पांव आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। रेगिस्तान की रेत काफ़ी ज़्यादा गर्म तो थी ही, मगर रेत में पांव धंसते ही अनिका की स्पीड भी काफ़ी कम हो गई थी। मगर अनिका का पीछा कर रही औरतों के लिए भी रेगिस्तान की रेत ने तेजी से पीछा करना पाना बेहद मुश्किल था। जब तक बड़े से रेत के ढेर के ऊपर अनिका पहुंची तो वह देखकर हैरान हो चुकी थी कि दूर दूर तक ना कोई रास्ता नजर आ रहा था और ना ही कोई इंसान। अनिका को मदद पाने के लिए रेगिस्तान की तपती हुई रेत कितनी दूर तक जाना होगा, इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था। जब अनिका ने देखा कि उसका पीछा कर रही औरतें तेजी से उसकी ओर बढ़ रही हैं, तब वह अचानक बड़े से रेत के ढेर से अनिका ने छलांग लगा दी। अनिका रेत पर फिसलते हुए नीचे जा गिरी, मगर इस बार अनिका ने महसूस किया कि रेत पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नरम थी। रेत पहले के मुकाबले काफ़ी कम तप रही थी, मगर इस बार जब अनिका ने उठने की कोशिश की तो अनिका को महसूस हुआ कि वह अपने पाँव रेत से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। अनिका जैसे ही अपना एक पाँव रेत से बाहर निकालती, उसका दूसरा पाँव रेत के अंदर और गहरा धंसता चला गया। कुछ ही देर में अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि वह रेगिस्तानी दलदल में फंसी थी। रेगिस्तानी दलदल के बारे में अनिका ने पहले से ही सुना था। रेगिस्तानी दलदल की एक खास बात थी, अगर कोई इंसान उस दलदल में फंस जाए तो अपने आप को बचाने के लिए वो जितना हाथ पैर मारता है उतना ही वह अंदर धंसता चला जाता है। अनिका ने सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर दिया। अनिका आसपास नजरें घुमाकर यह पता करने की कोशिश करने लगी कि उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे पकड़कर वह दलदल से बाहर निकल पाती। तभी अनिका ने देखा कि उसके पीछा कर रही औरतें रेत के बड़े से ढेर के ऊपर तक पहुंच चुकी थी। अनिका जानती थी कुछ ही पलों में वह औरतें अनिका को फिर से घेर लेंगी। जब उन औरतों ने देखा कि अनिका रेगिस्तानी दलदल में फंस चुकी थी तो उन्होंने राहत की सांस ली। तपती हुई गर्मी में उन औरतों ने अपने घूंघट को ठीक से संवारते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को रेत से के ढेर से नीचे उतारना शुरू किया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अब अनिका के पास भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अनिका के लिए अब अपनी जगह से हिलना नामुमकिन हो गया था। अगर अनिका ज़्यादा कोशिश करेगी तो रेगिस्तानी दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह और भी अंदर धंस जाएगी, जिससे अनिका की मौत भी हो सकती थी। और अगर अनिका जल्द से जल्द भागने में कामयाब नहीं हुई तो घूंघट वाली औरतें फिर से अनिका को अपने कब्जे में ले लेती। अनिका ने अब बचकर निकलने की सारी उम्मीदें लगभग छोड़ दी थी। तभी अचानक अनिका के बगल में किसी ने एक बड़ी सी रस्सी फेंकी। अनिका चौंक कर उसके पीछे मुड़कर देखने लगी। वह ये देखकर हैरान हो चुकी थी कि एक ऊंचे से ऊंट के ऊपर बैठे
नकाब पहने एक इंसान ने अनीका की ओर रस्सी फेंकी थी। तभी अचानक रेगिस्तान में जोरदार हवाएं चलने लगी। ऊंट पर बैठे इंसान के चेहरे से जब नकाब हटा तो वह चेहरा देखकर अनीका दंग रह गई। अचानक रेगिस्तान में जोर से हवाएं चलने लगी। अनीका दलदल से बाहर निकलने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी, मगर उसे कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अनीका की दुश्मन वो औरतें अनीका को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए अनीका के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। तभी अचानक अनीका को अपने बगल में एक लंबी सी रस्सी नजर आई। अचानक रेगिस्तानी दलदल में गिरी रस्सी को देखकर अनीका चौंक गई। अनीका ने जैसे ही मुड़कर देखा तो एक ऊंचे से ऊंट पर नकाबपोश का चेहरा देखकर अनीका की आंखें दंग रह। अनीका जो चेहरा इस वक्त अपने सामने देख रही थी, उस चेहरे को अनीका ने पहले भी कई बार देखा था। वो चेहरा अनीका कभी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि वो शक्ल अनीका की शक्ल से काफ़ी मिलती जुलती थी। अनीका को जो बचाने आई थी वो कोई और नहीं बल्कि अनीका की माँ स्वाति मल्होत्रा थी। स्वाति को इस तरह देखकर अनीका की सांसें जैसे थम सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनीका भूल चुकी थी कि वो रेगिस्तानी दलदल में फंसी हुई थी और अनीका के दुश्मन कुछ ही कदमों से के फासले पर थे। ऊंट पर बैठी स्वाति मल्होत्रा ने एक बार रस्सी को जोर से झटका। ऐसा लगा जैसे अनीका से वो कह रही है कि होश में आओ और रस्सी के सहारे अपने आप को रेगिस्तानी दलदल से बाहर निकालो। जैसे ही स्वाति का इशारा अनीका को मिला, अनीका ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही स्वाति ने देखा कि अनीका ने रस्सी को पकड़ लिया था, उसने अपने ऊँट को आगे चलाने का इशारा किया। स्वाति ने रस्सी को ऊँट की पीठ पर बांध रखा था। जैसे ही ऊँट रेगिस्तान में धीरे धीरे अपने कदमों से आगे बढ़ने लगा, अनीका भी धीरे धीरे रेगिस्तानी दलदल से बाहर निकलने लगी। जब अनीका का पीछा कर रही घूंघट वाली औरतों ने अनीका को इस तरह से मदद मिलते हुए देखा तो वो हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। वो जिस दूरी पर खड़ी थी उतनी दूरी से वो ऊंट पर बैठी औरत का चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, मगर उन औरतों को इस बात की हैरानी थी कि इस तपते रेगिस्तान में जहाँ कभी दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता, वहाँ अनीका की मदद करने के लिए कौन आ पहुंचा था। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अनीका उनके चंगुल से बचकर निकल गई तो उसकी माँ साहेब मिशन अधूरा रह सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो माँ साहब जितना उन औरतों से प्यार करती थी उतनी ही नफरत भी कर सकती थी। माँ साहेब के साम्राज्य का सिर्फ एक ही उसूल था, गलती करने वाली औरत की सिर्फ एक ही सजा थी, मौत। ऊँट की ताकत के सहारे धीरे धीरे अनीका रेगिस्तानी दलदल से बाहर निकल आई। रेगिस्तानी दलदल से बाहर निकलते ही अनीका ने रस्सी को और भी ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया और इस बार वो रस्सी के सहारे अपने आप को रेगिस्तानी रेस में तेज कदमों से आगे बढ़ाने में कामयाब हो गई। रेगिस्तानी दलदल के उस पार खड़ी घूंघट वाली औरतें जब समझ नहीं पा रही थी कि अनीका को रोकने के लिए वो क्या करें। वो जानती थी कि अगर उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए तो वो भी रेगिस्तानी दलदल में फंस सकती थी। रेगिस्तानी दलदल को पार करना उन औरतों के लिए नामुमकिन था। वो औरतें ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उन्होंने रेगिस्तानी दलदल का पूरा चक्कर काटकर अनीका का पीछा करने की कोशिश की तो अनीका ऊँट पर सवार होकर काफ़ी आगे निकल जाएगी। उन औरतों ने भी हवेली में काफ़ी ऊँट पाल रखे थे, मगर वो औरतें ये नहीं जानती थी कि अचानक रेगिस्तान में अनीका को इस तरह से कोई मदद मिल जाएगी। इसलिए अनीका का पीछा करते वक्त उन्होंने ऊँट की सवारी के बारे में सोचा ही नहीं। रेगिस्तान की तपती रेत में ऊँट का पीछा करना उन औरतों के लिए नामुमकिन हो जाता। उन्हें जल्दी कोई कदम उठाना था। तभी अचानक एक घूंघट वाली औरत ने अपने बालों के जूड़े से एक छोटा सा बाण निकाला। उस बाण को देखते ही उसकी साथी औरतें उस औरत का इशारा समझ गई। साथी औरतों ने भी एक रस्सी के सहारे एक कमान जैसी चीज बनाई और उस बाण को उस कमान में डालकर अनीका की ओर एक बाण को चला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन औरतों को इस काम में महारत हासिल थी। उन औरतों ने जो बाण छोड़ा था वो सीधा अनीका के कंधे से जाकर लग गया। अनीका को जैसे ही बाण कंधे की ओर लगा, उसे कंधे पर जोर का दर्द महसूस हुआ। अनीका ने जब अपने कंधे से वो बाण निकाला तब उसे एहसास हुआ कि वह बाण काफ़ी अजीब था। वो बाण बाकी बाण के मुकाबले साइज में काफ़ी छोटा था, मगर उस बाण के सीधे पर जब अनीका की नज़र पड़ी तब उसे एहसास हुआ कि उस बाण पर किसी तरह का कोई केमिकल लगाया गया था। अचानक ही रस्सी के सहारे रेगिस्तान में चल रही अनीका के कदम लड़खड़ाने लगे। अनीका को ऐसा लगने लगा था जैसे अचानक ही उसके सर पर पड़ रही धूप की किरणें अनीका के पूरे शरीर को जलाने लगी थी। अनीका समझ गई थी कि जो केमिकल उसके शरीर के अंदर उस बाण के जरिए पहुंच गया था वो केमिकल अपना असर दिखा रहा था, मगर अनीका अपने शरीर पर कंट्रोल कर रही थी। तभी एक के बाद एक और दो बाण अनीका की पीठ पर जा लगे। रेगिस्तानी दलदल के उस पार खड़ी घूंघट वाली औरतों ने एक के बाद एक छोटे छोटे बाण अनीका पर दागने की पूरी कोशिश की थी, मगर इस बार चौथा बाण चलाने से पहले ही अचानक बाण चला रही औरत की आंखें के सामने अनीका जैसे एक ही पल में गायब हो गई। रेगिस्तान में उड़ रही तेज हवाओं के कारण काफ़ी रेत जमीन से आसमान की ओर उड़ रही थी, जिसके कारण रेगिस्तानी दलदल के उस पार खड़ी औरतों को अनीका नजर आना बंद हो चुकी थी। रेगिस्तानी रेत के धुंधधार भंवर के नीचे रेत पर रेंग रही अनीका को अचानक ही अपनी पीठ पर एक मुलायम सा स्पर्श महसूस हुआ। अनीका ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा
तो अनिका ने एक जाना पहचाना चेहरा अपनी आंखों के सामने देखा। एक पल के लिए अनिका को लगा कि वो आईने में अपनी ही सूरत देख रही थी। केमिकल का असर अनिका के शरीर में फैलता जा रहा था। अनिका की आंखें काफी भारी होने लगी थी। अनिका को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि अनिका जो चेहरा देख रही थी वो सचमुच उसके सामने मौजूद था या कोई सपना था। अब अनिका शायद पिछले कई सालों से हर रात देखती थी। अनिका मन ही मन चाहती थी कि कभी ऐसा दिन आए कि वो अपनी माँ से मिले। अनिका 2.5-3 साल की थी जब उसकी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। अनिका का पूरा बचपन बिना माँ बाप के सौतेले माँ बाप की नफरत में बीता था। बचपन में अनिका जब भी रात को आंखें खोल कर सोती तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती थी कि किसी दिन वो अपनी माँ से मिल सके। माँ का प्यार क्या होता है, माँ के स्पर्श का एहसास क्या होता है, वो किसी दिन जान सके। मगर बचपन से अनिका को बस एक ही बात बताई गई थी कि उसकी माँ ने जानबूझकर अपने आप को ख़त्म कर दिया था ताकि वो अपनी बेटी अनिका को जिंदा रख सके। मगर आज स्वाति मल्होत्रा को चेहरा अपनी आंखों के सामने देखकर अनिका को यकीन नहीं हो रहा था। अनिका की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी थी। अपनी माँ का चेहरा अपनी आंखों के लिए अनिका ने अपनी आंखें बंद कर दी। बेहोश अनिका को रेत के धुएं के बीच से उठाकर स्वाति ने उसे ऊँट पर बैठा दिया था। स्वाति खुद ऊँट की पीठ पर आगे बैठी और अनिका को अपने शरीर के साथ कसकर बांध लिया। रेगिस्तानी आंधी ने अपना पूरा जोड़ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से रेगिस्तान में हर तरफ सिर्फ रेत ही उड़ती हुई नजर आ रही थी। दुश्मनों का अनिका को ढूंढ पाना नामुमकिन हो गया था। स्वाति अपने चेहरे पर नकाब पहने ऊँट पर सवार होकर अनिका को अपने साथ रेगिस्तान की गहराइयों में लेकर चली गई। बेहोश अनिका यह भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ है, किसके साथ थी। जिस औरत ने उसे अपने दुश्मन को बचाया था वो सचमुच स्वाति थी या स्वाति जैसी दिखने वाली कोई हमदर्द जिसने अनिका को मुसीबत में देखकर अनिका की मदद की थी। स्वाति की पीठ पर अपना सर रखकर बेहोश हालत में अनिका सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, तुम जिंदा हो। बेहोशी की हालत में भी अनिका अपने शौक से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अनिका बार बार बेहोशी की हालत में भी यह जानने की कोशिश कर रही थी कि वो आखिर किसके साथ थी। अगर स्वाति जिंदा थी तो आखिर एक माँ ने अपनी बेटी को इतने साल अपने आप से दूर क्यों रखा? ऐसी क्या वजह थी कि जो स्वाति इतने सालों तक अनिका के सामने नहीं आई थी? अनिका के शरीर पर लगे बाण की वजह से अनिका पूरी तरह से अपना होश खो बैठी थी। मगर स्वाति के चेहरे को देखने के बाद अनिका को जो हैरानी हुई थी वो बेहोशी की हालत में भी अनिका के दिमाग में घूम रही थी। अनिका बेहोशी की हालत में कई घंटे तक रेगिस्तान में सफर करती रही। अनिका को तो यह होश भी नहीं था कि वह कहाँ जा रही थी, कैसे जा रही थी। आधी बेहोशी की हालत में अनिका अपने शरीर का दर्द तो महसूस कर पा रही थी, मगर उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा था। रेगिस्तान की तपती हुई धूप से ऊँट की पीठ पर सवार अनिका को अचानक ठंड का एहसास होने लगा। अचानक मौसम कैसे बदल गया था, इस बात से अनिका बिल्कुल अनजान थी। अनजान रेगिस्तान में बने खंडर से निकलकर अनिका कहाँ पहुँच चुकी थी, यह बात वो खुद नहीं जानती थी। अचानक कुछ देर बाद अनिका को अपने सर पर कोई ठंडी चीज महसूस हुई। अनिका को कुछ कुछ होश आने लगा था, मगर अनिका आधी बेहोशी की हालत में भी बार बार अपने बचपन को याद कर रही थी। अनिका को अपनी माँ की रिकॉर्डिंग की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। अनिका को किशन मामा के घर पर स्वाति की रखी हुई तस्वीर बार बार नजर आ रही थी। अनिका ने अपनी माँ के बेडरूम में किशन मामा के घर रहते हुए काफ़ी वक्त गुजारा था। अनिका को अचानक ही उस कमरे में होने का एहसास होने लगा था। बिस्तर पर लेटी अनिका को यह महसूस हो रहा था जैसे वह इस वक्त उस बेडरूम के बिस्तर पर लेटी थी जो किसी जमाने में स्वाति का हुआ करता था। बार बार स्वाति का चेहरा अनिका की नज़रों के सामने आ रहा था और स्वाति की रिकॉर्डिंग में सुनी हुई आवाज़ भी बार बार अनिका को सुनाई दे रही थी। तभी अचानक अनिका के शरीर में एक झटका महसूस हुआ। अनिका के शरीर में तेज दर्द उठने लगा, मगर उस दर्द की वजह से अनिका को होश भी आने लगा था। अनिका अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके लिए अपनी आंखें खोलना बेहद मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे अनिका को यह भी महसूस होने लगा कि उसे अपने पूरे शरीर में अचानक गर्माहट महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका की नसों में बहता खून अचानक गर्म हो चुका था। अनिका को एक साथ पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। अनिका किसी तरह अपनी आंखें खोलना चाहती थी, वो अपना होश संभालना चाहती थी, मगर बाण से लगे केमिकल का असर इतनी जल्दी अनिका के शरीर से जाने वाला नहीं था। धीरे धीरे अनिका के कानों पर कुछ धीमी धीमी आवाज़ पड़ने लगी। अनिका ने जब धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो इस बार अनिका को महसूस हुआ कि किसी ने अनिका की आंखों पर कपड़े की सफ़ेद पट्टी लगा रखी थी, जिस पट्टी को ठंडे पानी से डुबोया गया था। जैसे ही अनिका को आंखें वो कपड़े की पट्टी हटी, अनिका ने आंखों के सामने जो चेहरा देखा उसे देखकर अनिका दंग रह गई। बूढ़े बाबा, जिनका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, वो अनिका के सिर पर बार बार ठंडे पानी की पट्टियां लगा रहे थे। पूरी तरह से चौंकी हुई अनिका ने धीमी आवाज़ से बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा आप यहाँ, मैं कहाँ हूँ? बूढ़े बाबा ने धीमी और अटकती हुई आवाज़ में अनिका से कहा, चुपचाप लेटी रहो बेटा, तुम्हारे मन में चल रहे सारे सवालों का बहुत जल्द तुम्हें जवाब मिल जाएगा, बस कुछ देर और इंतज़ार करो।
बिस्तर पर लेटी अनिका के शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। घूंघट वाली औरतों ने अनिका पर जिस बाण से वार किया था उसमें एक प्रकार का केमिकल लगा हुआ था, जिसकी वजह से अनिका की नसों में तेज दर्द उठ रहा था। मगर अपने शरीर में उठ रहे दर्द से भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात अनिका के लिए ये थी कि वो इस वक्त कहाँ थी, वो वहाँ पर कैसे लाई गई थी, और बूढ़े बाबा वहाँ क्या कर रहे थे, और जो औरतें उसे घूंघट वाली औरतों से चंगुल से बचाकर लाई थी वो औरत कौन थी। अनिका ने जो चेहरा देखा था, क्या वो चेहरा सच में उसके सामने था या फिर कोई उसका वहम था। अनिका के माथे से कपड़े की पट्टी हटाते हुए बूढ़े बाबा अपनी जगह से खड़े हुए और हाथों में दवा की एक ट्रे पकड़कर कमरे से बाहर चले गए। अनिका ने धीरे से बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसे अपने शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। खुद एक डॉक्टर होने के नाते अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर ताजे जख्मों पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाए तो जख्म और भी गहरे हो सकते थे। इसलिए अपने आप को ज़्यादा फोर्स न लगाते हुए अनिका एक गहरी सांस छोड़ते हुए फिर से बिस्तर पर लेट गई। अनिका धीरे धीरे चारों ओर देखने लगी। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कमरा हॉस्पिटल का कोई आईसीयू वार्ड था। अनिका ने जब अपनी नज़रें अपने शरीर पर घुमाई तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर जगह जगह पट्टी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अनिका के जख्मों की मरहम पट्टी करने के बाद उस पर टाके भी लगा दिए थे। अनिका भी हैरानी के साथ अपने आप को देख रही थी कि अचानक अनिका के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी, घबराओ मत, जहर ज़्यादा खतरनाक नहीं था। जहर पूरे शरीर में फैले उससे पहले ही जहर को निकाल लिया था मैंने। जहर भी ज़्यादा गहरे नहीं है, कुछ ही दिनों में तुम्हारे जख्म पूरी तरह से भर जाएंगे। अनिका को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी जो आवाज़ सुनकर उसने अपना सारा बचपन गुजारा था। आवाज़ में वही मिठास थी, प्यार था और वही अपनापन था जिसे अनिका ने अपने पूरे बचपन में मिस किया था। अनिका जल्द से जल्द पीछे मुड़कर देखना चाहती थी। अनिका ने जब अपनी नज़रें उठाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो औरत खड़ी थी वो ना कोई सपना थी और ना ही उसके मन का वहम। उसके सामने जो औरत थी वो खुद स्वाति मल्होत्रा थी। स्वाति को इस तरह अपने सामने खड़ा देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। अनिका के चेहरे की परेशानी पढ़ते हुए स्वाति ने धीमी सी आवाज़ में अनिका से कहा, क्या तुम जानती हो कि किसी इंसान की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? अनिका अभी भी बड़ी ही हैरानी से स्वाति मल्होत्रा का चेहरा घूर घूर कर देख रही थी। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को उसने बचपन में सिर्फ तस्वीरों में देखा था वो औरत आज इतने सालों बाद उसके सामने खड़ी थी। बड़े ही प्यार से आगे चलते हुए स्वाति ने कमरे के पर्दे ठीक करते हुए एक बड़ी सी मुस्कान देकर अनिका से कहा, इंसान को तंदुरुस्त और ताकतवर बनाती है उसके अंतर्मन की शक्ति, अपने आसपास हो रहे बदलाव को बड़ी ही सहजता से स्वीकार करने की उसकी शक्ति, चाहे वो बदलाव पर्यावरण में हो या फिर निजी जिंदगी में। जिस इंसान के लिए सुख दुख एक समान होता है वही जीते जागते सिद्धि प्राप्त कर सकता है। स्वाति की आवाज़ जैसे जैसे अनिका के कानों में पड़ रही थी, अनिका की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। अपनी माँ को इस तरह अपने सामने देखकर अनिका को भी एक पल के लिए शक हो गया था कि क्या वो सचमुच जिंदा थी या फिर घूंघट वाली औरतों के हमले से के बाद अनिका ने अपना शरीर छोड़ दिया था और अब मरने के बाद वो अपनी माँ से मुलाकात कर रही थी। अपनी माँ को देखकर अनिका की आंखों में जो इमोशंस नजर आ रहे थे वो इमोशन स्वाति की आंखों से गायब थे। हालांकि स्वाति भी प्यार से मुस्कुराकर अनिका की ओर देख रही थी, मगर स्वाति के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इतने सालों बाद अपनी औलाद से मिली थी। कमरे के पर्दे एडजस्ट करने के बाद स्वाति अपने हाथ में एक ट्रे लेकर अनिका के बिस्तर के बगल में आई और ठीक अनिका के बगल में बैठ गई। वो मुस्कुराकर अनिका को देख रही थी। अनिका भी अपनी माँ की आंखों में जैसे खो गई थी। स्वाति ने देखते ही देखते एक इंजेक्शन तैयार किया और अनिका के हाथ में वो इंजेक्शन लगा दिया। अनिका को पता भी नहीं चला कि कब उसकी माँ ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। अनिका को एक पल के लिए भी इंजेक्शन का दर्द महसूस नहीं हुआ। अपनी माँ की आंखों में खोई हुई अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर बड़ी ही धीमी और अटकती हुई आवाज़ में स्वाति से पूछा, तुम जिंदा हो? अनिका का सवाल सुनने के बाद स्वाति ने अनिका की ओर देखा और बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर कहा, सच कहूँ तो इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छा किया या बुरा, मैं एक अच्छी इंसान हूँ या बुरी इंसान हूँ, इन सारे सवालों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। इस वक्त तुम्हारे मन में उठ रहे तमाम सवालों का मेरे पास सिर्फ एक जवाब है कि मैं एक माँ हूँ। स्वाति का जवाब सुनने के बाद अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से खड़े होने की कोशिश की, मगर अनिका के शरीर का दर्द उसे ऐसा करने से रोक रहा था। अनिका के मन में बढ़ रही उलझनों को देखते हुए स्वाति ने बड़े ही प्यार से अनिका के माथे पर हाथ फेरा और कहा, बस कुछ ही पल में तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। तुम्हारे शरीर पर लगे जख्मों को पहले हम ठीक करेंगे और उसके बाद दिल पर लगे जख्मों को मिटाने की कोशिश करेंगे। स्वाति के ऐसे जवाब देते ही अनिका को एकाएक ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर में ठंडे पानी का झरना बहने लगा था। अचानक ही मन में उठ रही सारी उलझनें
कम होने लगी। अनिका को ऐसा लगने लगा था जैसे उसके सर से किसी ने काफ़ी बड़ा बोझ हटा दिया था। अनिका शरीर में हो रहे इस बदलाव को अच्छी तरह से जानती थी। अनिका ने खुद दिमाग शांत करने वाली टैबलेट बनाई थी। स्वाति ने अनिका को जो इंजेक्शन दिया था वो इंजेक्शन अनिका के दिमाग पर वही असर कर रहा था जो अनिका के बनाए हुए टैबलेट अक्सर पेशेंट पर असर किया करती थी। स्वाति बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरती रही। देखते ही देखते अनिका की आंखें भरी होने लगी, मगर इस बार अनिका अपने आप को काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। अनिका के चेहरे पर अचानक ही ताजगी का एहसास नजर आने लगा था। अनिका लंबी और गहरी सांसें लेते हुए कुछ ही पल में गहरी नींद में सो गई। स्वाति अनिका के चेहरे को देखकर काफ़ी वक्त तक अनिका के माथे पर हाथ फेरती रही। जब स्वाति को यकीन हो गया कि अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी, तब दवाई की ट्रे उठाकर स्वाति ने एक साइड टेबल पर रख दी। तभी कमरे में दाखिल हुए बूढ़े बाबा ने स्वाति की ओर देखकर कहा, रोहित बहुत प्यार करता है हमारी अनिका मैडम से, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान है। बूढ़े बाबा के झुलसे हुए चेहरे की ओर देखकर स्वाति ने कहा, प्यार इंसान की ताकत भी होता है और वही प्यार इंसान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर भी बना सकता है। बूढ़े बाबा को यह कहने के बाद स्वाति ने ऑपरेशन के कुछ इक्विपमेंट्स लिए और बूढ़े बाबा से कहा, उससे कह दो कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनिका बहुत जल्द घर वापस आ जाएगी। इसके बाद स्वाति ने अनिका के शरीर से चादर हटाई और अनिका को पलटकर उसकी पीठ पर लगी ड्रेसिंग को बदलने लगी। जैसे ही स्वाति ने अनिका की ड्रेसिंग की पट्टियाँ खोली, स्वाति ने देखा कि अनिका की पीठ पर एक गहरा नीला जख्म बना था। हालांकि स्वाति ने पहले ही उस जख्म की मरहम पट्टी करके स्टिचेस लगा दिए थे, मगर अभी भी जख्म काफ़ी गहरा नजर आ रहा था। स्वाति अच्छी तरह से जानती थी कि उन घूंघट वाली औरतों ने जिस बाण से के जरिए अनिका के शरीर में जहर पहुंचाया था, वो जहर कोई मामूली जहर नहीं था। हजारों बरसों पहले मॉडर्न दवाइयों के आविष्कार से पहले लोग जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए इस तरह के जहर का इस्तेमाल किया करते थे। स्वाति ये भी जानती थी कि अगर किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में अनिका का इलाज किया जाता तो शायद इस जहर का आज के ज़माने में कोई इलाज मॉडर्न डॉक्टर शायद ढूंढ नहीं पाते। स्वाति ने वक्त रहते अनिका के जिस्म में शामिल जहर को पहचाना और उस जहर का एंटीडोट अपनी ही लेबोरेटरी में तैयार किया। स्वाति बड़े ही ध्यान से अनिका के जख्मों पर फिर से मरहम लगाने लगी। इधर अनिका की तलाश में भटक रहे रोहित ने शहर के और देश के सभी गुंडे, पॉलिटिक्स, गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ पूछताछ कर ली थी, मगर कहीं से अनिका का कोई पता नहीं चल रहा था। रोहित हर जगह से पैसे पानी की तरह बहा रहा था। अक्षय वर्मा से लेकर इंपीरियल ग्रुप के सभी मेंबर्स पर कड़ी नज़र रखी हुई थी, मगर सभी जगह से रोहित को सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। मिनिस्टर के साथ बात करके पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा था। वो लोग अनिका की तलाश जोर शोर से कर रहे थे, मगर हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। मारवा हाउस के सिक्योरिटी गेट पर गार्ड्स हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी दूर से उन्हें साइकिल पर बैठा एक बूढ़ा आदमी मारवा हाउस के रास्ते पर आता हुआ नजर आया। वैसे तो ये काफ़ी आम बात थी, अक्सर शहर से जोड़ने वाली सड़क पर जाने के लिए गांव के लोग मारवा हाउस की इस पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया करते थे। सिक्योरिटी गार्ड भी उसे बरोक टोक आने जाने दिया करते थे। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे साइकिल पर मारवा हाउस के गेट के ठीक सामने आया। वो आदमी गाँव की और साइकिल से जा रहा था। तभी अचानक उसकी साइकिल में एक छोटा सा बक्सा जमीन पर गिर गया। बूढ़ा आदमी का ध्यान नहीं था और वो अपनी साइकिल आगे बढ़ाता रहा। मारवा हाउस के सिक्योरिटी गेट पर खड़े कुछ गार्ड्स ने देखा और वो दौड़कर उस बॉक्स के पास आए। एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने बॉक्स को अपने हाथ में लिया और आगे जा रहे बूढ़े आदमी को जोर से आवाज़ लगाते हुए कहने लगा, अरे वो बूढ़े बाबा, ये आपका कोई सामान गिर गया है, अरे लेते जाओ। उस बूढ़े आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड की बात नहीं सुनी और अचानक ही आगे जाकर खेतों की ओर मुड़ गया। वो सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ में बक्सा लेकर खेतों की ओर दौड़ा, मगर जब वो खेत की ओर पहुंचा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा बाबा और उसकी साइकिल कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ और सिक्योरिटी गार्ड अपने साथी के पास आए और कहने लगे, अरे क्या हुआ। ये सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ में बक्सा दिखाने लगा और कहने लगा, अरे कोई बूढ़ा आदमी था, साइकिल पर जा रहा था, देखो अब ये बक्सा जमीन पर गिरा दिया। ये आजकल के बच्चे भी अपने बूढ़े माँ बाप को काम पर भेजते हैं, फिर उनसे छोटा या नुकसान हो जाए तो उन्हें खड़ी खोटी सुनाते हैं। तभी उस गार्ड के साथी ने कहा, अरे भाई नहीं होना चाहिए, बेचारा गरीब लोग हैं, देखो जरा क्या सामान है बक्से में, अगर कोई एड्रेस लिखा होगा तो हम उसके घर पहुंचा देंगे। जब वो सिक्योरिटी गार्ड ने बक्सा खोला तो बक्से के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा देखा। दोनों सिक्योरिटी गार्ड चौंक गए, उन्हें बड़ा झटका लगा और उनके मुंह से एकाएक ही निकल गया, अरे ये क्या है।